नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। जो जो बच्चे लाइव हैं एक बार जरा कमेंट करके बताएंगे क्या मेरी ऑडियो और वीडियो क्लियर आ रही है। जो जो बच्चे लाइव हैं क्लियर है। संदर्भन जी कह रहे हैं क्लियर है, ऑडियो और वीडियो दोनों क्लियर है। चलो बच्चों, ठीक है। बेटा हम लास्ट क्लास में जो है 3D पढ़ रहे थे, और 3D में बच्चे आज हमें वैसे तो कायदे में पढ़ना चाहिए था क्यूब एंड क्यूबॉइड। जैसे कि आपने टाइटल भी देखा होगा, तो टाइटल क्या लगा हुआ है बच्चे, क्यूब एंड क्यूबॉइड का, एक घन और घनाभ। लेकिन इसमें आज एक प्रॉब्लम है कि मैं किसी इमरजेंसी की वजह से इसकी फाइल को बेटा टाइप नहीं करवा पाया। सही है ना, आप समझ रहे हो मेरी बात। मैं आपसे ये कह रहा हूँ अब तक कि इसकी किसी इमरजेंसी की वजह से मैं क्यूब एंड कीवर्ड की फाइल को बेटा अभी आज जो है टाइप नहीं करा पाया। तो आज हमें अभी जो है, ठीक है, आज पिरामिड को ही कंटिन्यू करेंगे और कल से हम इसे राधे राधे, कल से हम जो है बिल्कुल प्रॉपर वे में क्यूब एंड कीवर्ड को स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, हम कल से क्यूब एंड कीवर्ड को स्टार्ट कर देंगे। तो आज हम और पिरामिड को ही स्टडी करेंगे। ठीक है, और पिरामिड को आप इतना तो समझ ही गए होगे, मैंने इतना पिरामिड के बारे में आपको बता ही दिया है बच्चे कि पिरामिड के बारे में हम दो तीन चीजें समझ चुके थे उस दिन। क्या क्या, तो ध्यान से समझना। जैसे हम पिरामिड की बात करें, तो पिरामिड के बारे में बच्चे हमने उस दिन तीन चीजें पढ़ी थी। ठीक? एक तो हमने पढ़ा था कि पिरामिड का एलएसए क्या होता है, लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है। एक बच्चे हमने पढ़ा था पिरामिड के बारे में कि हमने पढ़ा था कि पिरामिड का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है। और हमने पढ़ा था बच्चे कि पिरामिड का वॉल्यूम क्या होता है। पिरामिड का बेटा वॉल्यूम क्या होता है, यानी आयतन क्या होता है। सही है सर, पिरामिड रिपीट करा दीजिए। बच्चे रिपीट तो नहीं करा सकता ठीक है, आपको पुरानी वीडियो शुरू से देखनी पड़ेगी चंद्रभान जी। लेकिन यह है कि हाँ, बहुत कुछ आपको दोबारा से समझा दूंगा। अरे लक्ष्य भैया, ठीक है, नमस्कार, कोई बात नहीं सर जी। ठीक है, चलो बच्चे ध्यान से समझो। पहले आप मुझे ये बताओ, क्या आप पिरामिड समझ पाए हो अब तक। मैं आपसे ये कह रहा हूँ बेटा, देखो ध्यान से समझो। आप आज सारी बात को बड़े कंसंट्रेशन से सुनना, बहुत सीरियस होकर के सुनना। गुड इवनिंग प्रियंका जी। ठीक है, मैं कह रहा हूँ बहुत ध्यान से समझना। जैसे अब मुझे आप बताओ बेटा, एक प्लॉट है, खाली प्लॉट है, एक आयताकार आयत जैसा है। ठीक है, जब वो किसी आदमी ने उस प्लॉट को खरीदा, तो खरीदने में क्या किया उसने, बताओ। खरीद करके उसको पैसे दे दिए। अब मैंने कहा इस प्लॉट को आपको बनवाना है। तो बेटा जब भी कोई आदमी प्लॉट बनवाना शुरू करता है तो सबसे पहले उसकी नींव भरवाता है। क्या भरवाता है, नींव। ठीक है, अब आप बताओ नींव भरवाने के बाद फिर क्या करेगा। तो आप कहोगे सर जैसे ये प्लॉट है, ऐसे ये इसका फ्रंट है। ठीक है, तो नींव भराने के बाद वो बाउंड्री खड़ी करता है। इसके ऊपर एक बाउंड्री खड़ी करेगा, इसके ऊपर एक बाउंड्री खड़ी करेगा, और इसके ऊपर एक बाउंड्री खड़ी करेगा। मानते हो ये बात नहीं। ठीक है, नींव भरवाने के बाद ना तो वो बच्चे ना तो वो उसमें क्या कहते हैं, ना तो वो पहले छत गिरवा सकता, लेंटर नहीं गिरवा सकता। सबसे पहले लेंटर गिरवाएगा तो रुकेगा किस पे। और ना ही कोई भी आदमी ऐसा मूर्ख होता है कि पहले फर्श करवा दे। ठीक है, तो फर्श और छत तो करवाता है बाद में। पहले क्या कराता है, चारों तरफ की बाउंड्री। चारों तरफ की बाउंड्री जो होती है वही होती है बेटा लेटरल सरफेस एरिया। चारों तरफ की जो बाउंड्री होती है, गुड इवनिंग मोहित भाई, गुड इवनिंग। चारों तरफ की जो बाउंड्री होती है बच्चे, वही होता है लेटरल सरफेस एरिया। अगर ये बाउंड्री ऐसे ना प्लॉट की ना होकर के, जैसे आपने देखी होगी पानी की बहुत बड़ी टंकी होती है, देखी होगी ना, पानी की बहुत बड़ी टंकी जो घुमावदार होती है, वो नहीं जो छत के ऊपर रखे रहते हैं, वो उसकी बात नहीं कर रहा मैं। ठीक है, वो वाली टंकी की बात कर रहा हूँ, जो बहुत बहुत ऊंची टंकी होती है। ठीक है, जो मतलब सोसाइटियों में पानी पहुंचाती है जिसके अंदर।
ठीक है ना, तो वो वाली टंकी की बात कर रहा हूँ मैं। तो वो बच्चे क्या होती है, वो है ना इस तरीके की शेप में नहीं होती, इस तरीके की शेप में होती है। ठीक है, मतलब मैं मान करके चलो लगभग ऐसी शेप में होती है। ठीक है, ये तो फिर भी मतलब पिरामिड की शेप ली गई, लेकिन वो एकदम प्रिज्म की शेप में होती है, जैसे उसका बेस होता है वैसे ही टॉप होता है। ठीक है, तो उसकी जो चारों तरफ की चीज है ना, उसको हम बोलते हैं कर्ड सरफेस एरिया, मतलब दोनों का एक ही होता है। ठीक है, तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि भाई साहब कि किसी भी पिरामिड का लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, तो आपको कहना है कि लेटरल सरफेस एरिया होता है सर हाफ इंटू पेरीमीटर, पेरीमीटर इंटू में स्लांट हाइट, पेरीमीटर इंटू में स्लांट हाइट। अब मुझे आप में से कोई भी बच्चा बताएगा किसका पेरीमीटर, आप में से कोई भी बच्चा बताए। सर आवाज दबी दबी से आ रही है, दबी दबी से आ रही है क्या? ठीक है, मैं तो सही बोल रहा हूँ, बाकी माइक में हो सकता है थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो। ठीक है ना बच्चे, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ बेटा कि आप मुझे बस इतना बताओ कि लेटरल सरफेस जो एरिया होता है, लेटरल सरफेस एरिया वो क्या होता है, हाफ इंटू पेरीमीटर इंटू में स्लांट हाइट। मेरा सवाल हर एक बच्चे से ये है कि किसका पेरीमीटर, आप बताओ किसका पेरीमीटर। ठीक है, सत्य प्रकाश चौधरी का आंसर आया पेरीमीटर ऑफ द बेस, बहुत बढ़िया बच्चे। ठीक है, बहुत ही शानदार आंसर दिया सत्य प्रकाश जी ने कि पेरीमीटर ऑफ द बेस, पेरीमीटर ऑफ द बेस। ठीक है, जिस भी बेस पे आप पिरामिड को खड़े कर रहे हो, क्योंकि कोई भी 3D फिगर बिना 2D फिगर के खड़ा नहीं हो सकता। अभी मैंने आपको बताया कि जो बाउंड्री हमें खड़ी करनी है वो बेसिकली आयताकार पर या वर्गाकार पर, त्रिभुजाकार पर या वृत्ताकार, ठीक है, स्क्वायरिकल शेप, रेक्टेंगुलर शेप, स्क्वायरिकल शेप, ठीक है, या ट्रायंगुलर शेप में किसी न किसी पर खड़ा होगा। तो अब मैं बताओ, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ बच्चे कि पेरीमीटर किसका लेना है, तो आप कहोगे सर जिस पे आप ये पिरामिड खड़ा कर रहे हो, जिस पर आप ये पिरामिड खड़ा कर रहे हो बेसिकली उसका पेरीमीटर। जैसे हो सकता है कि पिरामिड किस पर खड़ा हो बेटा, स्क्वायर पर खड़ा हो सकता है पिरामिड किस पर हो, रेक्टेंगल पर खड़ा हो सकता है पिरामिड किस पर खड़ा हो बच्चे, हो सकता है पिरामिड ऐसे ट्रायंगल पर खड़ा सही है, हो सकता है हेक्सागन पे खड़ा हो सकता है रोम्बस पे बना हो सकता है आपका पैरेललोग्राम पे बना तो किसी पे भी बना बच्चे। अब मुझे बताओ अगर स्क्वायर पर पिरामिड बनेगा तो मैं यहाँ पे सारे के सारे खुले पिरामिड बनाऊंगा, तो स्क्वायर स्क्वायर पर पिरामिड ऐसे बनेगा बच्चे, ऐसे, ये लीजिए, ये है स्क्वायर बेस पिरामिड, सही है ना। और अगर इस पर पिरामिड बनाना हो बच्चे, इस पर पिरामिड बनाना हो तो इस पर पिरामिड बेटा ऐसे बनेगा, ये लीजिए इसका पिरामिड, ये ये है आपका आयत पर बेस पिरामिड। और इस पर पिरामिड बनाना हो बच्चे ट्रायंगल पर बेस, तो ट्रायंगल पर बेस पिरामिड इस तरीके का बनेगा, समझ रहे हो मेरी बात को, ट्रायंगल पर बेस पिरामिड इस तरीके का बनेगा। चलो मैंने बहुत सारे सवाल पहले करा दिए थे, ये तो थोड़ा सा एक रिवीजन था। ठीक है, थोड़ा सा एक क्विक रिवीजन था। ऐसे ही अगर मैं बताऊं टीएसए की बात करूं, तो आप कहोगे टीएसए में सर एक तो होता है एलएसए, मतलब लेटरल सरफेस एरिया तो होता ही है, प्लस नीचे का एरिया और ऊपर का एरिया और जोड़े। लेकिन पिरामिड में क्या होता है, ऊपर कोई एरिया होता ही नहीं है, तो बस ये कह दो कि जो भी बेस का एरिया वो जोड़ दो, एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस यानी आधार का क्षेत्रफल। अब बेस में क्या हो सकता है, तो बेस में कोई भी 2D फिगर हो सकती है बच्चे, कोई भी 2D फिगर हो सकती है। ऐसे मुझे बताओ वॉल्यूम क्या होता है, तो आप कहोगे 1/3 इंटू एरिया ऑफ द बेस, एरिया ऑफ बेस इंटू में सीधी हाइट, कौन सी हाइट बेटा, सीधी हाइट, समझ रहे हो। आप ध्यान से समझना इस कंसेप्ट को भी। मैं बच्चे ये कह रहा हूँ कि जैसे एक तो है सिलेंडर, एक क्या है बेटा, सिलेंडर है, अरे सिलेंडर का मतलब होता है बेलन, ये एक बेलन है बच्चे, और एक है शंकु, ऐसे, एक है बेटा शंकु। आप मुझे ये बताओ बच्चे कि बेलन में और शंकु में दो चीजें आप देख रहे हो, एक है कोन और एक है सिलेंडर, दिस इज द कोन और दिस इज द सिलेंडर। इसके बेस में क्या है, तो आप कहोगे इसके बेस में है सर्कल, इसके बेस में क्या है, तो इसके बेस में है सर्कल, इसके बेस में भी सर्कल है, इसके बेस में भी सर्कल है, सही है। लेकिन जैसा इसका बेस है ना बेटा, वैसा ही इसका क्या है, टॉप है, जैसा इसका बेस है बच्चे वैसा ही इसका टॉप है। तो हम कहेंगे दिस इज द शेप ऑफ प्रिज्म, ये प्रिज्म की एक शेप है। ठीक है, और ये किसकी शेप है बेटा, ये पिरामिड की शेप है। जो आगे ऊपर जाकर के ट्रायंगुलर शेप लेती है वो होती है पिरामिड। ठीक है, और जैसे सीधे सीधे चलता जाए वो होता है बच्चे प्रिज्म, वो होता है प्रिज्म। ठीक है, अब आप मुझे ये बताओ कि इसमें कितनी हाइट दिख रही है आपको, तो आप कहोगे सर इसमें तो एक ही हाइट है, बस यही हाइट है,
एक ही तरीके की हाइट है, यही हाइट है। लेकिन जैसे ही आप कोण देखोगे बच्चे, जैसे ही आप कोण देखोगे, तो अब मुझे आप बताओ कि इसमें कितनी हाइट दिख रही है आपको। आप कहोगे सर इसमें दो तरीके की हाइट है, एक तो हाइट ये है, एक तो हाइट ये है, और एक हाइट ये है। ठीक है, पिरामिड में बेटा दो तरीके की हाइट होती है। एक तो हाइट है बच्चे ये, इसको हम बोलते हैं हिंदी में तिर्यक ऊंचाई, तिरछी ऊंचाई, और अंग्रेजी में बोलते हैं इसको स्लांट हाइट। और एक हाइट बेटा ये है सीधी हाइट। सही है, ये कैसी है, सीधी हाइट। और ये कैसी है, तिर्यक ऊंचाई। तो अब आप मुझे बताओ, इसके चारों तरफ मुझे कपड़ा लपेटना है, इसके चारों तरफ, इस तंबू, इस कोन के चारों तरफ मुझे कपड़ा लपेटना है। तो इस हाइट का क्या ही रोल होगा उसमें। जब आप चारों तरफ कपड़ा लपेटोगे तो कौन सी हाइट यूज होगी बेटा, स्लांट हाइट। ये कोण कितना होता है, 90 डिग्री, क्योंकि 90 डिग्री नहीं होगा तो हाइट नहीं होगी। बच्चे ये क्या है, सर्कल की रेडियस आर। तो ये जो ट्राइंगल बना ना इस तरीके से, ये एक समकोण त्रिभुज बन गया। और इसके अंदर लग जाती है पाइथागोरस। पाइथागोरस क्या कहता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये सारी बातें हम उस दिन कर चुके हैं। ठीक है, पिरामिड में सीधी ऊंचाई और तिर्यक ऊंचाई दो होती है, बिल्कुल मोहित भाई, बिल्कुल। ठीक है ना, पिरामिड के अंदर दो तरीके की ऊंचाई होती है, सीधी ऊंचाई और तिर्यक ऊंचाई। ठीक है, अब आज जो बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है, उनका थोड़ा सा, जिन्होंने पहले पढ़ रखा उनका बहुत फायदा होने वाला है आज। ठीक है, थोड़ी सी हम ज्योमेट्री को भी रिवाइज करेंगे, थोड़ी सी आज ज्योमेट्री भी रिवाइज हो जाएगी। ठीक है बच्चे, चलो। ज्योमेट्री में जिन बच्चों ने पढ़ाई कर रखी है, ठीक है, उन्होंने तो बार बार सुना ही होगा। और कुछ बच्चे हो सकता है कि पहली बार सुन रहे हो। बेटा एक चीज होती है समरूप। क्या होती है मेरे बच्चे, समरूप। और अंग्रेजी में बोलते हैं इसको सिमिलियर। क्या बोलते हैं बेटा, सिमिलियर। सिमिलियर का मतलब है एक जैसा, सिमिलियर का मतलब है एक जैसा। हिंदी में तो आप देख रही हो, सम का मतलब बराबर, रूप का मतलब रूप, एक जैसा रूप, एक जैसा रूप। जैसे बच्चे एक आदमी ने क्या किया, बेटा सुनना ध्यान से, समझना, बहुत बेसिक से समझा रहा हूँ। एक आदमी ने क्या किया, अपनी पासपोर्ट साइज की फोटो खिंचवाई, अपनी पासपोर्ट साइज की फोटो खिंचवाई। ठीक है, अब फोटो का ना ऐसा होता है बच्चे, फोटो का होता है, सर हमें तो कुछ नहीं आता गणित में। अरे नहीं यार मोहित भाई, ठीक है, सुनो मेरी बात। बेटा कमजोर नहीं मानना चाहिए अपने आप को। ठीक है, सभी होशियार होते हैं, कुछ मेहनत करके बन जाते हैं, और आप तो पहले से हो ही। ठीक है ना, सुनो बच्चे, मैं कह रहा हूँ कि एक आदमी ने एक पासपोर्ट साइज की फोटो खिंचवाई। फोटो का क्या होता है, तुक्का होता है। कभी कभी आदमी बहुत बन ठन के जाता है, क्रीम पाउडर लगा के जाता है, फेस वॉश करके जाता है, ठीक है, बहुत सारे सौंदर्य प्रसाधनों का यूज करके जाता है, लेकिन फिर भी फोटो अच्छी नहीं आती। और कभी कभी ऐसी भिखमंगों की शक्ल में चला जाता है, ठीक है, और फोटो बहुत अच्छी आ जाती है। तो फोटो ये बात तो आपको माननी पड़ेगी कि फोटो का तुक्का होता है, किसी किसी दिन ना ऐसी अच्छी आई जाती है। ठीक है, अब एक आदमी ने क्या किया, अपनी फोटो खिंचवाई, सही है, पासपोर्ट साइज की, और फोटो बड़ी सुंदर आ गई यार, बड़ी प्यारी फोटो आई। उसने फोटोग्राफर से फोटो देख के कहा यार बड़ी अच्छी फोटो आई है। तुम एक काम करो, इसी फोटो का ना एक बड़ा साइज और बना दो। ये लो, एक बड़ा साइज और बना दो इसी फोटो का। समझ रहे मेरी बात, जो ये फोटो खिंचवाई है इसने, इसी का एक बड़ा साइज और बनवा लिया। तो बेटा ये बताओ, इसमें जो शकल है वही इसमें। अगर इसमें किसी की आंखें ऐसी हैं, मतलब जैसे बहुत छोटी छोटी होती है, चाइनीज जैसी, ठीक है, अगर इसमें चाइनीज जैसी आंखें आ रही हैं, तो इसमें भी चाइनीज जैसी ही आएंगी। समझ रहे हो, अगर इसमें आंखें आ रही है बटन जैसी, बड़ी बड़ी बत्तख जैसी, तो इसमें भी कैसी आएंगी, वैसी आएंगी। तो मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि ये दोनों फोटो तो एकदम सेम ही है, बस किसका फर्क है, दोनों में साइज का फर्क है। बस किसका फर्क है, साइज का। तो ये दोनों चीजें हो गई बेटा सिमिलियर, ये दोनों हो गई सिमिलियर। ठीक है, सुरभि सिन्हा इधर ध्यान दो बेटा, ये दोनों फोटो क्या हो गई, सिमिलियर हो गई। क्या फर्क है बस इनमें, साइज का। वही आदमी वही है, शकल वही है, आंखें वैसी है, बाल वैसे हैं, नाक वैसी है, ठीक है, होठ वैसे ही है, माथा भी वैसा ही है, और ऐसी सारी चीजें यहाँ पे आ रही है। तो आप ये कहोगे एक ही आदमी की दो फोटो है, लेकिन है क्या, सिमिलियर है। अनु सिंह कह रही है कि सर जी अब मेकअप की जरूरत नहीं है, फिल्टर बहुत आ रहे हैं। ठीक है, तभी तो धोखा हो रहा है, फिल्टर बहुत आ रहे हैं, तभी तो धोखा हो रहा है, तभी तो तलाक हो रहे हैं। लड़की की फोटो भेजते हैं कैसी, और लड़की निकलती है कैसी। सही है, तो ये दोनों आपस में क्या हो गए बेटा, सिमिलियर हो गए। सही है, अब मैं आपको एक और एग्जांपल देके बताता हूँ। जैसे एक ट्राइंगल है बच्चे, ये 5 है, ये वाली साइड 12 है, और ये वाली साइड 13 है। तो हर एक बच्चा मानेगा कि सर ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, समकोण त्रिभुज है, जिसमें ये वाली भुजा 5 है, ये 13 है, और ये 12 है। एक बड़ा सा त्रिभुज हम बना देते हैं यहाँ से।
इस वाली साइड को ना 60 कर देते हैं 12 की गुणा करके, या 5 की गुणा कर लो इसमें। इसमें 5 की गुणा कर दो, इसको कर दो 25। इसमें 5 की गुणा कर दो, इसको कर दो 60। इसमें 5 की गुणा कर दो, इसको कर दो 65। तो आप ये तो मानोगे कि ये भी तो एक कैसा त्रिभुज होगा, ये भी तो एक समकोण त्रिभुज होगा। ठीक है, ये भी तो एक समकोण त्रिभुज होगा और ये भी एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, बस फर्क किसका है बच्चे, इन दोनों में साइज का फर्क है। इन दोनों में जो है साइज का फर्क है। बाकी दोनों ही ट्रायंगल कैसे सिमिलर है, दोनों ही ट्रायंगल कैसे बच्चे सिमिलर है। आप ध्यान से समझेंगे सारे बच्चे। ठीक है, अगर बेटा दो ट्रायंगल सिमिलर है, सारी बातें अभी काम आएंगी बेटा। अगर ये दो ट्रायंगल जो है ये सिमिलर है, अब मैं बताऊंगा आपको सिमिलर कैसे होंगे। ठीक है, मगर ये मानो कि ये दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर है। ये वाला कोण जो है वो 70 डिग्री है, ए कोण। और बी वाला कोण किसके बराबर है, ये 50 डिग्री के बराबर है। ये वाला कोण कितना है, तो ये वाला कोण 60 डिग्री के बराबर है। यहाँ पे क्या है बेटा, पी क्यू आर ट्राइंगल है, पी क्यू आर ट्राइंगल है। ये वाला कोण 60 डिग्री है, ये वाला कोण जो है वो 70 डिग्री है, और ये वाला कोण 50 डिग्री है। तो इस त्रिभुज में एक कोण था 70 का, एक था 50 का और एक था 60 का। इस त्रिभुज में एक कोण है 70 का, एक है 50 का और एक है 60 का। तो आप कहोगे सर तीनों कोण एक जैसे, इसलिए क्या होंगे, सिमिलर होंगे। इसलिए क्या होंगे, सिमिलर होंगे। लेकिन बेटा अगर मैं यहाँ पे लिखूं ए, तो इधर से ए 70 है, तो उधर से 70 कौन है, क्यू है। इधर से 50 कौन है, बी। उधर से 50 कौन है बेटा, उधर से 50 है आर। ठीक है, इधर से सी कितना है, 60 है। उधर से 60 कौन है बच्चे, पी। तो हम ये कह पाएंगे कि त्रिभुज ए बी सी जो सिमिलर होगा वो किसके बराबर होगा, त्रिभुज क्यू आर पी के, क्यू आर पी के। क्योंकि सी 60 है, उधर पी 60 है, क्यू आर पी के। सही है ना मेरे भाई, समझ रहे हो। अब आप बताओ, अगर इधर से हम साइड लें ए बी, ए बी इधर से साइड ले रहे हो, तो बेटा इधर से साइड लो आप क्यू आर बराबर, इधर से साइड लो आप बी सी, तो इधर से साइड लो बेटा आर पी बराबर, इधर से साइड लो ए सी, और इधर से साइड ले लो बच्चे क्यू पी। ये भी आपस में कैसे होंगे बेटा, बराबर होंगे। ये भी आपस में कैसे होंगे बच्चे, बराबर होंगे। इनका रेशियो आपस में बराबर होगा, इनका रेशियो आपस में बराबर होगा। हाँ जी मोहित भाई बिल्कुल ठीक है, इनका रेशियो आपस में कैसा होगा, बराबर होगा। सही है, ए बी का जो रेशियो क्यू आर के साथ होगा। ज्योमेट्री में हम इस चीज को प्रूव करके भी पढ़ेंगे कभी। ठीक है, कि ये ऐसा क्यों होता है। मतलब बहुत सारे बच्चे ऐसे तो है, देखो 100 में से 50 को तो ये पता ही नहीं कि क्या होता है। 50 बच्चे जानते तो हैं कि ऐसा होता है, लेकिन 50 में से शायद ही कोई एक या दो बच्चा होगा जो ये जानता होगा कि ऐसा क्यों होता है। एक या दो ही बच्चा होगा जो ये मानता होगा कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, अब बेटा सुनो ध्यान से, अगर दो ट्रायंगल बच्चे सिमिलर हैं, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं, ठीक है, जैसे मैंने कहा ये ट्रायंगल है एबीसी, ये एक ट्रायंगल है एबीसी, और ये वाला ट्रायंगल है पी क्यू आर। और मैंने कहा ये दोनों आपस में सिमिलर है, ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। तो इसमें क्या होता है कि दोनों का साइड का रेशियो आपस में बराबर होगा, दोनों की जो हाइट होगी उनका रेशियो भी आपस में बराबर होगा, दोनों के एल्टीट्यूड का रेशियो भी आपस में बराबर होगा बच्चे, दोनों की हाइट का रेशियो भी आपस में बराबर होगा, दोनों की पेरीमीटर का रेशियो भी आपस में बराबर होगा। ठीक है, चलो अब मैं आपको बता रहा हूँ, अब यहाँ से काम की चीज शुरू होगी। सारे बच्चे बहुत ध्यान से समझेंगे। ठीक है, सारे के सारे बच्चे बहुत ध्यान से समझेंगे सारी चीजें। बेटा ये कौन है, क्या है मेरे बच्चे, कौन है ये कौन है, सही है ना। और बेटा ये इसकी सीधी हाइट है, ये क्या है मेरे बच्चे, इसकी सीधी हाइट है, और ये वाली स्लैंट हाइट। मैंने कहा इस कोण को कैंची से लिया और यहाँ से कट मार दिया, एक यहाँ से बराबर हाइट पर एक कट मार दिया, यहाँ से कट मार दिया, ये लो, ये ऐसे कट मार दिया यहाँ से। ठीक है, और बाद में आपको ये भी बताया गया बच्चे, क्या बताया गया, ध्यान से समझेंगे।
कि अगर यहाँ से यहाँ तक h है ना, मैं रुक जाऊँ, अगर यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई h है, बहुत ध्यान से समझना, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यार ये। यहाँ से और यहाँ तक की ऊंचाई बच्चे h है, तो यहाँ से यहाँ तक भी h ही है, यहाँ से यहाँ तक भी क्या है, h है। सही है। अब सारे बच्चे बहुत ध्यान से समझेंगे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ बेटा कि अगर इसकी हाइट की बात करें, अगर इसकी हाइट की बात करें तो पूरी हाइट है इसकी 2h। पूरी हाइट क्या है बेटा, 2h। पूरी हाइट है इसकी 2h, जो किस किस रेशियो में बट रही है, h और h में बट रही है, h और h में बट रही है। सही है। सर पिरामिड में स्टार्टिंग क्या है, स्लंट हाइट, स्लैंट एज और हाइट का 3D क्रॉस सेक्शन फिगर का साथ बता दीजिएगा। बिल्कुल बताएंगे भाई। ठीक है, पहले इस बात को समझो आप। बच्चे ये बताओ, अगर मैं ये देखूं, इसको नाम दे देता हूँ ट्राइंगल ABC। ये ट्राइंगल है बच्चा AD और C मेरे बेटे, ये है ADE। बहुत ध्यान से समझना, ये कोण कितना है, आप कहोगे 90 डिग्री। ये कोण कितना है बेटा, 90 डिग्री। ये कोण है 90 और ये कोण है 90। सही है। अब आप बताओ, ये वाली जो रेडियस है बेटा, ये है R1 और ये वाली रेडियस है R2। ये वाली रेडियस क्या है, R2। अगर बेटा ये वाला कोण थीटा है, तो ये वाला कोण कितना होगा, आप कहोगे सर ये होगा 90 माइनस थीटा। और अगर ये थीटा है, ये 90 है, तो ये भी कितना होगा, 90 माइनस थीटा। तो यानी ये वाला कोण और ये वाला कोण भी बराबर हो गए। थीटा दोनों के लिए कॉमन है, इस वाले ट्राइंगल के लिए और इस पूरे ट्राइंगल के लिए। तो बच्चे ये ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC सिमिलर होगा ट्राइंगल ADE के। ADE के ए है इसमें कॉमन एंगल, बी और डी दोनों 90 90 है, बी भी 90 है और डी भी 90 है, और सी अपने आपस में 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा से बराबर हो गया। ठीक है ना, 90 माइनस थीटा और 90 माइनस थीटा से बराबर हो गया। अब आप मुझे बताओ, मैं अगर ये कहूँ कि इस वाले कोण का वॉल्यूम क्या होगा, तो कोई भी बच्चा कह देगा सर वॉल्यूम होता है 1/3 पाई इंटू इसकी रेडियस क्या है R1, R1 का है स्क्वायर इंटू H1, यानी H ही रखा रहेंगे इसमें। नीचे वाले का पूरे का वॉल्यूम क्या होगा, तो आप कहोगे 1/3 इंटू पाई इंटू R2 स्क्वायर इंटू 2h इंटू क्या हो जाएगा बच्चा, 2h। सही है। चलो 1/3 से बेटा 1/3 कैंसिल, और पाई से पाई कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल। और बच्चे बताओ और क्या क्या कैंसिल हो सकता है, तो आप कहोगे गुरुजी h से h कैंसिल कर दो, h से h कैंसिल कर दो। सही है। तो आप मुझे बताओ इन दोनों के वॉल्यूम का जो रेशियो बनेगा, ठीक है, ट्रायंगल ABC। हाँ, एक बात और समझना कि अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो R1:R2 बराबर H1:H2 बराबर क्या बनेगा बेटा, 1/2, क्योंकि दोनों की हाइट का रेशियो है 1:2। ठीक है, तो R1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चे, R1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, H तो H है ही, नीचे क्या हो जाएगा R2 का स्क्वायर, R2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और नीचे तो 2H है ही, तो H से H कैंसिल हो गया, तो अनुपात बनेगा बेटा 1:8। 1:8, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, तो इसलिए इनके बेस का रेशियो और इनकी हाइट का रेशियो आपस में क्या होगा, बराबर होगा। और हाइट का रेशियो तो मुझे पता ही है 1:2 है, हाइट का रेशियो तो मुझे पता ही है 1:2 है। तो 1 और 2 का स्क्वायर क्या हो गया, 4, ये हो गया एस एच कैंसिल 1/2, तो ये आ गया 1/8। अब मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ बच्चे, ठीक है, अब ध्यान से समझना, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि इस पूरे कोण का एरिया, पूरे वाले का, बड़े वाले का एरिया अगर बच्चे 8 है, तो इतना एरिया जो है वो 1 है। तो नीचे का एरिया कितना होगा, नीचे का एरिया होगा 7, नीचे का एरिया होगा 7। समझ पा रहे हो मेरी बात, ठीक है, ध्यान से समझो, फिर से बना रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ आपसे, समझना मेरी बात को ध्यान से। मैं आपसे ये कह रहा हूँ बेटा, ये कौन था, इसको मैंने बराबर हाइट पर यहाँ से काट दिया, बराबर हाइट पर मैंने यहाँ से ऐसे काट दिया। बेटा पूरे का एरिया है 8, पूरे का एरिया है 8 यूनिट क्यूबिक, और इतने का है बच्चे 1 यूनिट क्यूबिक। तो बताओ नीचे वाले का क्या होगा, तो आप कहोगे सर 7 यूनिट क्यूबिक, 7 यूनिट क्यूबिक होगा नीचे वाले का। मानते हो बात नहीं, ठीक है। ऐसे ही सेम बच्चे, अगर यही कोण 3 जगह से काट दी जाए, यही कोण बेटा एक जगह से ना काट करके
सपोज करो कितनी जगह से काट दी जाए बच्चे, 3 जगह से। जैसे एक कोण है बेस, मैंने कहा 3 बराबर भागों में इसको काट दिया, एक भाग ये है और बेटा एक भाग ये कोण है, इसको 3 बराबर भागों में काटा गया। ठीक है, ये वाली ऊंचाई कितनी है बच्चे, ये वाली ऊंचाई है h, यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई है h और यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई है h। तीनों बराबर बराबर ऊंचाई पे मैंने इसमें 2 कट और लगा दिए। 2 कट लगाने से 3 पार्ट बनेंगे, 2 कट लगाने से 3 पार्ट बनेंगे। तो आप बताओ कि ऊपर वाले की ऊंचाई अगर 1 है तो पूरे ट्रायंगल की इस वाले यहाँ तक की ऊंचाई कितनी होगी, 2 होगी। और बेटा पूरी ऊंचाई कितनी है, 3 है। पूरी ऊंचाई 3 है, तो इनका जो वॉल्यूम बनेगा बेटा, 1 बनेगा ऊपर का, 8 बनेगा यहाँ तक का वॉल्यूम, और नीचे का कितना बनेगा, 27। पूरे का वॉल्यूम बनेगा 27। पूरे इस कोण का वॉल्यूम बनेगा 27, यहाँ तक का वॉल्यूम है 8 और ऊपर का वॉल्यूम है 1। तो बेटा अगर पूरे का 27 है बच्चे और इतने का 1 यूनिट क्यूबिक है, यहाँ से यहाँ तक कितना है, यहाँ से यहाँ तक है भैया 8, तो नीचे का कितना बचा, नीचे का बचा 7 यूनिट क्यूबिक। 7 यूनिट क्यूबिक, तभी तो आप कह पाओगे कि यहाँ से और यहाँ तक पूरा 8 है। 8 में से ऊपर का 1 है तो बीच में कितना बचा, 7। बेटा पूरे का वॉल्यूम कितना है, पूरे का वॉल्यूम है बच्चे, पूरे का पूरा वॉल्यूम है आपका 27। 27 में से 7 ये है, 1 ये है, तो नीचे का कितना बचेगा बच्चे, नीचे का जो वॉल्यूम बचेगा वो बनेगा 19 यूनिट क्यूबिक। 19 यूनिट क्यूबिक। समझ पा रहे हो बात को, 1 8 27, बहुत बढ़िया सर। वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम 7 होगा, बिल्कुल ठीक है। हाँ अच्छा, मैंने एरिया बोल दिया क्या, एरिया नहीं यार, वॉल्यूम बोलना है हर जगह है ना। इसका वॉल्यूम जो है वो 19 होगा, इतने फ्रस्टम का वॉल्यूम जो है 7 होगा, और ऊपर वाले का वॉल्यूम जो है वो 1 होगा। अगर मैं गलती से एरिया बोल गया हूँ तो उसके लिए आई एम सॉरी, ठीक है बच्चे। अगर मैंने बार बार गलती से एरिया बोल दिया तो एरिया नहीं है, वॉल्यूम है बेसिकली, ठीक है। अब मैं आपको इस पर पे सवाल बता देता हूँ कि सवाल कैसा आएगा, ताकि आप एक बार सवाल से परिचित हो जाए। ठीक है बेटा, सवाल से आप क्या हो जाए बच्चे, परिचित हो जाए कि सवाल एक बार किस तरीके का आने वाला है। सवाल देखो, सवाल बेटा इस तरीके का आएगा, देखो क्या है सवाल, पढ़ेंगे सारे बच्चे सवाल पढ़ेंगे। क्या है, एक त्रिभुजाकार पिरामिड को 2 तल जो उसके आधार के समांतर है उसके द्वारा काटा जाता है। पिरामिड की ऊंचाई को समत्रिभाजित, समत्रिभाजित का मतलब ये है ट्राइसेक्ट। बाइसेक्ट का मतलब होता है 2 बराबर भागों में बांटना, ट्राइसेक्ट का मतलब होता है बेटा 3 बराबर भागों में बांटना करते हैं। उसके ऊपरी, ऊपर का, मध्य का और निचला भाग का आयतन जो है V1 V2 और V3 है। तो V1 V2 और V3 का अनुपात बताएं। ठीक है, मैं आपको बता चुका हूँ कि अनुपात क्या होगा, 1:7:27 होगा। 1:7:27 होगा, सही है ना, यस सर, 1:7 और 27 होगा। बात समझ रहे हो, इसमें बेसिकली वृत्ताकार तो है नहीं, क्या है, त्रिभुजाकार। क्या है बच्चे, त्रिभुजाकार है। त्रिभुजाकार एक पिरामिड है, सही है। त्रिभुजाकार एक पिरामिड है, बस मेरे पे मतलब आप ये समझो जो मैंने आपको समझाया है वो एक वृत्ताकार पिरामिड था। और वृत्ताकार पिरामिड ही क्या कहलाता है बच्चे, वृत्ताकार पिरामिड ही कहलाता है कोन। सर्कुलर जो होता है वो कहलाता है कोन। ये जो पिरामिड है ये कैसा, सर्कुलर बेस पिरामिड है। सर्कुलर बेस पिरामिड है, सर्कुलर बेस पिरामिड को ही हम कोन बोलते हैं। सर्कुलर बेस पिरामिड को ही हम कोन बोलते हैं। बस आपको करना क्या है, उस सवाल में करना कुछ नहीं है, सर्कल की जगह वहां पे ट्राइंगल बनाना है। यहाँ पे ट्राइंगल, यहाँ पे ट्राइंगल और यहाँ पे ट्राइंगल। फिगर बड़ी अजीब गरीब टाइप की बनेगी, बट आंसर इसका बच्चे यही आएगा। आंसर जो है वो आएगा आपका 1:7:27। 1:7 और 27 आएगा आंसर। एक क्यों लगा रहे हो, देखा सर हमारा गलत हो गया। 1:8:27 नहीं, 1:7:27, ठीक है। V1 ऊपर का वॉल्यूम है, V2 नीचे का वॉल्यूम है, और V3 बेटा नीचे, V2 जो है बीच का वॉल्यूम है, V3 नीचे का और V1 ऊपर का वॉल्यूम है। तो इनका जो रेशियो आएगा वो आएगा 1:7:27। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर आप एसएससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, एसएससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। और सीधा आपको एग्जाम में इसका आंसर याद रखना है, 1:7:27। 1:7:27, ठीक है। ये सवाल देखिए एक बार, करिए जरा एक बार फटाफट।
40 मिनट में छोड़ देंगे। अब याद रखेंगे सर, ठीक है। चलो देखो, एक पिरामिड का आधार एक वर्ग है, वर्ग की भुजा 11 सेंटीमीटर है, पिरामिड की ऊंचाई 21 सेंटीमीटर है, पिरामिड को उसके आधार के समांतर दो भागों में काटा जाता है, कटाव के आधार से क्रमशः 7 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर है, सबसे ऊपरी तथा सबसे नीचे के भाग के आयतन का अंतर सेंटीमीटर क्यूबिक में ज्ञात करें। करिए फटाफट से ज्ञात, 1 मिनट का समय देंगे सारे बच्चे और जल्दी से ज्ञात करेंगे इसको। चलिए भैया, ठीक है, ये देखो, आपसे कह रहा है एक पिरामिड का आधार एक वर्ग है, वर्ग हो, ट्रायंगल हो, स्क्वायर हो, कुछ भी हो, सही है। वर्ग हो, इसका ट्रायंगल हो, स्क्वायर हो, कुछ भी बेस हो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है क्या स्क्वायर में वर्ग है, वर्ग की भुजा 12 सेंटीमीटर है, पिरामिड की ऊंचाई भी दे रखी 21 सेंटीमीटर, कह रहा है दो समांतर भागों में बांटा गया है, ठीक है, दो समांतर भागों में बांटा गया है, क्रमशः 7 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर है, एक कट लगाया पर दूसरा कट लगाया 14 सेंटीमीटर पर, यानी एक कट 7 पर लगाया है, जैसे पूरा बेटा यहाँ पे लगाया, यहाँ से अगर मैं चलूं तो यहाँ पे एक 7 पे और अगला फिर 7 पे, ठीक है, तो इसका मतलब ये ऊंचाई और ये ऊंचाई आपस में क्या होगी बच्चे, बराबर हो गई, ये ऊंचाई और ये ऊंचाई आपस में क्या होगी, बराबर हो गई। अब ये कह रहा है सबसे ऊपरी वाला और सबसे नीचे वाले भाग के आयतन का अंतर बताओ। पहले मुझे बताओ, अगर 3 कट आप लगाओगे तो रेशियो क्या बनेगा, आप कहोगे सबसे ऊपर वाले का वॉल्यूम होगा 1, बीच वाले का वॉल्यूम होगा सर 7 और नीचे वाले का वॉल्यूम होगा सर 19, नीचे वाले का वॉल्यूम होगा 19। ये तो आपको बस एकदम तोते की तरह जुबान पे रट लेना है, ये आपको तोते की तरह, अबे रुक जा भाई क्या कर रहा है ये आपको तोते की तरह जुबान पर रट जाना चाहिए अब तक, अगर नहीं रटा है तो गड़बड़ है बात, ठीक है। ये अब तक आपको तोते की तरह जुबान पर रट जाना चाहिए कि भैया 3 बराबर भागों में बांटेंगे तो ऊपर वाले का वॉल्यूम आएगा 1, निशान जी ठीक है, ऊपर वाले का वॉल्यूम आएगा 1, इधर आएगा 7 और इधर आएगा 19। बेटा पढ़ाई पर ध्यान दो, ठीक है। अब आप मुझे बताओ कि पूरे के पूरे पिरामिड का वॉल्यूम क्या होगा, तो पूरे के पूरे पिरामिड का वॉल्यूम होगा 1/3 एरिया ऑफ द बेस, बेस में क्या है बेटा, बेस में है इसके स्क्वायर, स्क्वायर का जो है साइड कितनी है, साइड है 12, तो 12 × 12 और बेटा हाइट कितनी है 21, ठीक है। तो आप ये कह पाओगे कि सर 3 से कटेगा 4 बार, 12 चौक 48 इंटू 21, ठीक है। आप बताओ पूरा वॉल्यूम कितना बन रहा है यहाँ से, तो आप कहोगे 27 यूनिट क्यूबिक, 27 यूनिट क्यूबिक पूरा वॉल्यूम है ये। तो ये बेसिकली किसकी वैल्यू है मेरे बच्चे, आप कहोगे सर ये 27 यूनिट क्यूबिक की वैल्यू है, ये 27 यूनिट क्यूबिक की वैल्यू है। तो आप मुझे बताओ बेटा एक यूनिट एक यूनिट क्यूबिक की वैल्यू क्या होगी, तो हम कह पाएंगे जी एक यूनिट क्यूबिक की वैल्यू होगी 48 गुणा 21 बटे में 27, बटे में 27, सही है। तो 3 से इसे काटेंगे बेटा, 3 से इसे काटेंगे 16 बार प्यार से, 3 से इसे काटेंगे 9 बार, फिर 3 से 3 बार और 3 से 7 बार, तो 16 सत्ते 112/3, 112/3। अब हमसे पूछा गया ये तो देख लो, वो कह रहा है कि सबसे ऊपर वाले और सबसे नीचे वाले भाग के आयतन का अंतर बताओ, कितना अंतर है इनमें, आपको क्या लगता है कितना अंतर है इनमें, तो आप कहोगे सर इनमें तो मुझे 18 यूनिट क्यूबिक लग रहा है अंतर, तो बेटा 18 यूनिट क्यूबिक क्या होगा, 18 यूनिट क्यूबिक क्या होगा मेरे बच्चे, तो आप कहोगे 112/3 गुणा 18, गुणा 18, 3 से आ जाएगा 6 बार
और 112 में 6 की गुणा करेंगे तो 672 सेंटीमीटर क्यूबिक, 672 सेंटीमीटर क्यूबिक इसका आंसर होगा। ठीक है, नीलू भारती का आंसर एकदम सही है। बहुत बढ़िया नीलू भारती जी, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। अगर इस सवाल का आंसर नीलू भारती जी अगर आपने पूरी ईमानदारी से दिया है बेटा, तो ये मान करके चलो, ठीक है, ये मान करके चलो कि इसका मतलब है कि आपका बेसिक बहुत ज्यादा क्लियर है, आपका बेसिक बहुत ज्यादा क्लियर है। ठीक है ना, अगर इसका आंसर नीलू भारती जी ने एकदम अपनी ईमानदारी से दिया है बेटा, तो इसका मतलब है कि आपका जो बेसिक है वो एकदम क्लियर है। और अब मुझे लगता नहीं है कि इस एग्जाम में किसी की आपको हराने की औकात है। देखो मैं आपको बताऊं, एक छोटा सा वाक्यान मैं आपको समझा रहा हूँ, 2 मिनट ध्यान से समझना। ठीक है सर, हमारा भी तो सही था। ठीक है भाई, थैंक यू मोहित भाई, आपके तो है ही कॉन्सेप्ट के लिए, मुझे पता है। देखो एक बात समझना, जैसे जापान जानते हो आप, जापान का नाम सुना ही होगा आपने। ठीक है, तो जापान में जो योग की शिक्षा देते हैं, बेसिकली आध्यात्मिक शिक्षा जो देते हैं, इंडिया में जो लोग शिक्षा देते हैं ना, ठीक है, इंडिया में जो लोग शिक्षा देते हैं, ठीक है, इंडिया में जो लोग योग की शिक्षा देते हैं, उन लोगों को बोला जाता है महात्मा, साधु। ठीक है, ऐसे नाम दिए जाते हैं, ऋषि मुनि इस टाइप के। और जापान में उन लोगों को बोला जाता है जैन मास्टर। क्या बोला जाता है उनको? जैन मास्टर। सुनना ध्यान से, उनको बोला जाता है बेटा जैन मास्टर। तो एक जैन मास्टर थे और उनके पास कुछ शिष्य रहते थे। ठीक है, और शिष्य वही रहते थे, उनके साथ ही रहते थे सारे शिष्य। तो जैन मास्टर ने उनको शिक्षा देते थे, उनको ज्ञान देते थे। और जैन मास्टर को बहुत नॉलेज थी, इतनी ज्यादा नॉलेज थी कि वो भूत भविष्य सब कुछ पता लगा लेते थे ध्यान से। तो एक दिन वो ध्यान लगा रहे थे और उनका एक बहुत ही प्यारा शिष्य था, बहुत ही प्रिय शिष्य था। ठीक है, ध्यान लगाते 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 उन्हें पता चला कि जो उनका प्रिय शिष्य है ना, उसकी एक हफ्ते का, उसका जीवन जो है 1 हफ्ते का शेष है बचा। कितने हफ्ते का शेष है? 1 हफ्ते का। उनका जो प्रिय शिष्य है उसकी 1 हफ्ते के बाद मृत्यु तय है। ठीक है, अब जब वो अपने ध्यान में से हटे तो काफी दुखी हुए यार कि उनका बहुत फेवरेट शिष्य है, और बताओ इसकी जिंदगी जो है केवल कितनी है, 1 वीक की इसकी लाइफ है बस। तो उन्होंने उस प्रिय शिष्य को अपने को बुलाया और बुला करके समझाया, बोले बेटा तुम घर घूमो एक बार, मैं चाहता हूँ कि तुम अपने घर परिवार में सबसे मिल करके आ जाओ यहाँ पर। ठीक है, तो तो शिष्य ने कहा कि गुरुजी मैं घर नहीं जाऊंगा, आप मुझे एक उचित कारण बताएंगे तभी मैं घर जा सकता हूँ। अब वो गुरु जो है वो बताना नहीं चाहते थे कि इसकी जिंदगी वैसी 7 दिन बची है, इसको भी बता दूंगा तो इस 7 दिन में ही 7,000 बार मर जाएगा। तो बताना उसको चाहते नहीं थे, लेकिन फिर अंत में उन्होंने बता ही दिया बहुत आग्रह करने पर कि बेटा तेरी जिंदगी जो है बस 1 हफ्ते की है, 1 हफ्ते का लाइफ है तेरे पास, तो मैं ये चाहता हूँ कि तुझे 1-2 दिन घर जाने में भी लगेगा, 1-2 दिन तुझे आने में भी लगेगा, तो 2-4 दिन तू अपने घर वालों के साथ अंतिम क्षण अपने बिता ले। अब ये जो इनका शिष्य था, ठीक है, ये बड़ा दुखी हुआ यार, बहुत दुखी हुआ और बड़े दुखी मन से जो है अपने घर की तरफ प्रस्थान करने लग गया। लेकिन गुरुजी ने कहा था कि बेटा 1 हफ्ते से पहले, यहाँ पर करेक्ट टाइम पर एक टाइम दिया कि 1 हफ्ते से पहले उस दिन आपको आ जाना है एकदम। ठीक है, बोला ठीक है। अब एक घर से, मतलब यहाँ से आश्रम से निकला, तो ऐसे जाते जाते एक नदी पार की, नदी पार करने के बाद उस तरफ पहुंचा, जंगल के जब उस तरफ पहुंचा, ठीक है, तो इसने देखा कि एक गांव है और उस गांव में जो है एक महामारी फैली हुई है जिससे लोग काफी ज्यादा तड़प रहे हैं, काफी ज्यादा परेशान है। तो ये शिष्य जो है वहां पे पहुंचा और लोगों से हालचाल लेने लग गया। जैसे लोगों को पता चला कि ये तो जैन मास्टर है, ये तो दवाइयों के बारे में जानकारी रखता है, लोग इसके पीछे पड़ गए, देखो भाई दवाई करो दवाई करो। अब इसने क्या किया, लोगों के साथ जंगल में गया। ठीक है, और जंगल में जाने के बाद ये जड़ी बूटियां खोजने लग गया, दवाई लोगों को देने लग गया। लेकिन उस समय इसको पता नहीं था कि ये दवाइयां फायदा करेंगी भी या नहीं करेंगी। ठीक है, दवाइयां फायदा करेंगी या नहीं करेंगी, तो मतलब फिर भी जो है धीरे धीरे करके दवाइयां देने लग गया, फिर भी करके धीरे धीरे लोगों को दवाइयां देने लग गया और दवाई लोगों को फायदा करने लग गई। और इस चक्कर में जैसे जैसे लोगों के रोग बढ़े थे वैसे वैसे ये सारी दवाइयां खोजता रहा, और इसको खोजते खोजते कब 3 से 4 दिन निकल गए ज्यादा पता नहीं लगा, और बड़ा दुखी हुआ। बोला मेरा तो टाइम भी खत्म हो गया, अब तो मैं घर जा ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि गुरुजी को वादा किया है मैंने कि वापस आना है। तो ये अपने घर नहीं जा पाया। अब ये लौट करके वापस आश्रम की तरफ को चलने लग गया। वापस आश्रम की तरफ को जब चलने लगा तो बेटा एक जंगल था बीच में, और उसमें एक भयानक विषैले सांप ने इसको काट लिया। जैसे ही सांप ने इसको काटा, इसको मूर्छा छा गई। ठीक है, ये मूर्छित हो गया, और मूर्छित होने के बाद जो है
गुरुजी के जो शिष्य विष्य थे उन्होंने देखा कि ये मूर्छित हो गया, उसको उठा के ले गए आश्रम में, ठीक है। लेकिन बड़े हैरानी से सब लोग देखते रहे कि ये अपने आप ही बाद में ठीक हो गया, ये अपने आप ही बाद में ठीक हो गया, जबकि इसकी मृत्यु सांप के काटने से ही लिखी हुई थी। और ये ठीक इसलिए हो गया क्योंकि एक हफ्ते से जो इन लोगों के लिए दवाई बना रहा था, उन दवाइयों में काफी ज्यादा विष था, काफी ज्यादा क्या था, जहर था, और जहर ही जहर को मारता है, ठीक है। तो इसलिए वो सांप का जहर इसको काम नहीं कर पाया। तो इस कहानी से हमें ये प्रेरणा मिली है, आप ध्यान से समझोगे, कि सारे के सारे कर्म जो है हमारे इसी जन्म में, इसी टाइम के बाद हमें देखने को मिलते हैं। जैसा आप कर्म करोगे, इसने अपने घर से ज्यादा लोगों की जान बचाने के लिए सोचे, ठीक है। तो इसके जो कर्म है ना, इसको यहीं पे देखने के लिए मिल गए, ठीक है। तो जैसा आप पढ़ोगे ना, हाँ जी बिल्कुल, जैसा आप बेटा पढ़ोगे वैसा ही परिणाम आपको मिल जाएगा। कुछ बच्चों को पढ़ाई ऐसी होती है कि वो सिर्फ और सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए होती है, ठीक है, कि हाँ हम दिखा रहे हैं, ठीक है। कुछ लोगों की पढ़ाई बड़ी गुप्त होती है और कुछ लोग करते ही नहीं है, ठीक है बच्चे। लेकिन एक बात मान करके चलो, जैसा आप पढ़ोगे वैसा परिणाम आपको मिलेगा, ठीक है। कम पढ़ोगे कम परिणाम मिलेगा, ज्यादा पढ़ोगे तो ज्यादा ही अच्छा परिणाम मिलेगा। और एक बार जिसको सफलता जिसको मतलब लग जाती है ना, जिसको सफलता मिल जाती है, सफलता भी एक तरीके का, एक तरीके प्रकार का नशा ही है बच्चे, ठीक है। एक बार जिसको सफल होने का नशा लगता है ना, फिर वो सफल होता ही चला जाता है, सफल होता ही चला जाता है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, ठीक है, ठीक है ना। एक के बाद एक के बाद दूसरे, दूसरे के बाद तीसरी सफलता उसको मिलती चली जाती है। बहुत सारे ऐसे बच्चे थे बच्चे, ठीक है, मैंने अपनी लाइफ में ऐसे बच्चे देखे जो ग्रुप डी का एग्जाम दे के आ रहे थे। ग्रुप डी का एग्जाम देने, फिजिकल देने गया था बच्चा चेन्नई, ग्रुप डी का फिजिकल देने गया था चेन्नई। जब उधर से लौट के आ रहा था, तभी यूपीएसआई का रिजल्ट आया 2016 वाले का, और सब इंस्पेक्टर लग गया। सब इंस्पेक्टर ज्वाइन करते ही थोड़े दिन बाद ही उसको जो है, आपको पता होगा थोड़े दिन पहले लोअर पीसीएस का रिजल्ट आया था, अब वो उसमें सेलेक्टेड है। कहा ग्रुप डी का फिजिकल देने वाला बच्चा आज एक अधिकारी बना बैठा है, समझ रहे हो। तो ऐसे ही देखो, ग्रुप डी का रिजल्ट देख, फिजिकल दे करके लौट ही रहा था कि यूपीएसआई की फिजिकल मतलब अपॉइंटमेंट लेटर की डेट आ गई, तो वहां पे ज्वाइन किया। वहां पे भी पूरी ट्रेनिंग नहीं कर पाया, उससे पहले जो है लोअर पीसीएस में सेलेक्ट हो गया। तो ऐसे ही मतलब सफलता जिस दिन लगना शुरू होती है, मिलना शुरू होती है ना, तो एक के बाद एक सफलता मिलती चली जाती है, एक के बाद एक सफलता जो है मिलती चली जाती है। इसलिए आप अपने मेहनत अपना कर्म करते रहो, ठीक है। जिस दिन टाइम आएगा ना, उस दिन आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कहाँ कहाँ सेलेक्ट होते जा रहे हो। लेकिन बस ये है कि अपनी पढ़ाई अपनी ईमानदारी से करते रहो बेटा, अपनी पढ़ाई पूरी ईमानदारी से करते रहो। जी, चलिए ये सवाल और करिए बच्चे। ये क्या है, एक पिरामिड का आधार 2a भुजा वाला एक समषटभुज है, ठीक है। यदि उस पिरामिड का तिरछा किनारा, किनारा मतलब होता है एज, किनारा मतलब होता है बेटा एज, क्या मतलब होता है किनारे का एज, कितना है 5a/2 सेंटीमीटर है। तो पिरामिड का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें, पिरामिड का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें, ठीक है। मैं कुछ कुछ डायग्राम आपको बना के समझाता हूँ। बेसिकली है क्या कि एक जो है समषटभुज है, समषटभुज का मतलब होता है बेटा जिसमें 6 की 6 भुजाएं बराबर होती है, जिसकी 6 की 6 भुजाएं बराबर होती है, 1 2 3 4 5 और 6, सही है। ये क्या है, हेक्सागन है, ठीक है, रेगुलर हेक्सागन है। तो आप मानो कि यहाँ पे क्या होगा, इसका एक पॉइंट होगा जिस पे आकर के सारे मिलते होंगे। कितने इक्विलेटरल ट्रायंगल होते हैं बेटा, इसमें 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल होते हैं। एक ट्रायंगल ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये, छठा ये। अब ये कह रहा है पता है क्या, इस पर एक पिरामिड बनाया, इस पर एक बनाया बच्चा पिरामिड, इस पे पिरामिड ये, इस पे पिरामिड ये, इस पे पिरामिड बनाया ये, इस पे बेटा पिरामिड है ये, इस पे है पिरामिड ये, और इस पे है पिरामिड ये। इस तरीके का पिरामिड है, सही है। हमसे पूछा क्या है, सवाल में हमसे क्या पूछा है ये देखेंगे जरा एक बार। सवाल में हमसे पूछा उस पिरामिड का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताए, टोटल सरफेस एरिया बताना, टोटल सरफेस एरिया बताना है। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, आप कहोगे सर एल एस है, एल एस है क्या होगा, लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा, इसका एरिया, इसका एरिया निकाल लो, फिर इसका एरिया निकाल लो, फिर इसका एरिया, फिर इसका एरिया। ऐसे कितने हैं बेटा ये, ऐसे है 6,
ऐसे कितने हैं, 6 है। तो बेसिकली आप एक का एरिया निकाल लो, बाकी 6 का अपने आप आ जाएगा, 6 की गुणा करके, प्लस एरिया ऑफ द बेस, एरिया ऑफ बेस बेटा, एरिया ऑफ बेस, ये आपको निकालना है। हमें इस सवाल में क्या दिया हुआ, मैं किसी एक ट्रायंगल की बात कर लेता हूँ इसमें से इसकी। जैसे ये दिया हुआ है बेटा 5a/2, किनारा दिया हुआ 5a/2, सवाल में आप पढ़ोगे ना तो किनारा दिया हुआ है, और ये वाली साइड कितनी है बच्चे, 2a, ये वाली साइड कितनी है, 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 2a। सही है। तो आप मुझे बताओ लेटरल सरफेस एरिया होता क्या है, तो आप कहोगे सर हाफ इंटू पेरीमीटर इंटू स्लांट हाइट, और एरिया ऑफ द बेस, बेस में क्या है बच्चे, बेस में है हेक्सागन, बेस में है हेक्सागन। अरे भाई साहब क्या लिख दिया ये, ठीक है तरुण कुमार जी, मैं भी कमेंट पढ़ूंगा, थोड़ी देर रुक जाओ, ठीक है। एरिया ऑफ द बेस यानी 6 इंटू इक्विलेटरल ट्रायंगल अंडर रूट 3/4, साइड कितनी है बेटा इसकी, साइड है 2a, तो 4a स्क्वायर, 4a स्क्वायर, तो 4 से 4 कैंसिल, 6 इंटू 3, 6√3 a स्क्वायर। बेटा पेरीमीटर कितना होगा, तो आप कहोगे सर पेरीमीटर होगा 2a प्लस 2a प्लस 2a, 6 है, 8 है, 10 है और 12 है, 12 a इसका पेरीमीटर होगा। अब समस्या आके फंस रही है किसकी, स्लैंट हाइट की, उसको भी देखेंगे। ये है बेसिकली 6√3 a स्क्वायर, ये है बेटा 6√3 a स्क्वायर, समझ रहे हो मेरी बात, ठीक है। ये क्या है, 6√3 a स्क्वायर। अब आप मुझे बताओ बेटा स्लैंट हाइट होती क्या है, बेसिकली इस पिरामिड की जो स्लैंट हाइट होगी, वो इस ट्रायंगल की जो सीधी हाइट है ना, वो इसकी स्लैंट हाइट होगी। इस पिरामिड की जो सीधी हाइट है बच्चे, वो है होगी स्लैंट हाइट। तो मैं आपको बताता हूँ, एक इनमें से कोई एक ट्रायंगल में यहाँ उतार देता हूँ, इनमें से कोई एक ट्रायंगल मैंने यहाँ पे उतार दिया बच्चे। ये वाली साइड कितनी है, तो आप कहोगे सर ये वाला किनारा दिया हुआ है सवाल में 5a/2, ये वाला किनारा कितना है 5a/2, इस पे से यहाँ से 90 डिग्री बनाएंगे, तो ये जो 2a है बच्चे, ये a और a में डिवाइड हो जाएगा। ये जो 2a है ना बेस, ये वाला, जैसे आप यहाँ से परपेंडिकुलर इस पे डालोगे तो a और a में डिवाइड हो जाएगा, सही है। तो आप बताओ ये 90 डिग्री है, तो आप मुझे बताओ क्या, और ये वाली चीज l है, तो इस वाले ट्रायंगल में क्या हम पाइथागोरस लगा करके ये l निकाल सकते हैं, आप कहोगे जी बिल्कुल निकाल सकते हैं। आपका कहना रहेगा सर बिल्कुल निकाला जा सकता है, ठीक है, क्योंकि अगर इसमें पाइथागोरस लगाओगे तो इसका स्क्वायर यानी 25/4 a स्क्वायर बराबर l का स्क्वायर माइनस a प्लस a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, इस a स्क्वायर को इधर लाओगे तो यहाँ से बनेगा बच्चे कितना, l स्क्वायर बराबर, या l बराबर, या पहले l स्क्वायर ही निकाल लो, 21a स्क्वायर अपॉन में 4। तो l का मान क्या बनेगा बेटा, l का मान बनेगा 1/2 इंटू a रूट 21, तो 2 से इसे काट दो पहले 6 बार, 2 से इसे काट दो 6 बार, तो यहाँ तो हो गया बेटा 6 है। l की जगह हम क्या रख सकते हैं, 1/2 a और इंटू 21 प्लस में 6√3 a स्क्वायर, 6√3 a स्क्वायर, 2 से कितनी बार बेटा, 3 बार, ये रूट में 21 है, ठीक है। तो यहाँ से बनेगा बच्चे 3a स्क्वायर रूट 21 प्लस 6√3 a स्क्वायर, 3a स्क्वायर कॉमन ले लो, तो 3a स्क्वायर कॉमन लोगे तो यहाँ पे बचेगा √21 प्लस यहाँ पे बचेगा बेटा 2√3, ठीक है। ऐसा कोई ऑप्शन है, देखिए जरा एक बार, तो ऐसा ऑप्शन है 3a स्क्वायर √21 2√3, ऐसा ऑप्शन है आपका सी, सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो अब हम मान के चलेंगे कि ये पिरामिड मेरी तरफ से अब आपका टोटली खत्म है। ये बहुत ही हार्ड सवाल है, ठीक है, सीडीएस में शायद ये आया था सवाल एक बार, क्योंकि सीडीएस में एसएससी से भी बढ़िया सवाल आते हैं, तो ये सीडीएस का ही शायद क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये सीडीएस में पूछा गया सवाल था, सीडीएस का लेवल एसएससी से थोड़ा सा ऊपर होता है एडवांस के मामले में, ठीक है ना बच्चे। तो मैं अभी ये मान के चलता हूँ कि आज से हमारा पिरामिड भी खत्म, फिर मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ। अब कल से हम पढ़ेंगे बेटा इसमें क्यूबॉइड पढ़ेंगे, पहले पहले क्या पढ़ेंगे, क्यूबॉइड, फिर एक क्लास के बाद हम पढ़ेंगे क्यूब, सही है। तनु कुमार जी अब कह रहे हैं सर मेरे पास क्लास 10th में एडिशनल सब्जेक्ट आईटी था, वो एमटीएस का फॉर्म परसेंटेज एडिशनल सब्जेक्ट के ऐड करने का होता है या विदाउट एडिशनल सब्जेक्ट। अच्छा आप मुझे एक बार जो है कॉल कर लेना तरुण जी, ठीक है, मैं तब बताता हूँ, सी इज द जिंदाबाद, ठीक है ना, बहुत बढ़िया। चलो ठीक है, बस इस क्लास को यहीं तक रखते हैं, बाय बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।